जय हिंद मेरे साथियों। आज आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हुआ हूँ मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। क्या? मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको मोशन के छोटे छोटे फंडामेंटल जो होते हैं, जिस आधार पर मोशन को डिराइव किया जाता है, समझा जाता है, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे प्यारे मित्र। और बने रहिएगा हमेशा टॉपर्स IQ परिवार के साथ, बने रहिएगा हमेशा। और जो सपोर्ट मिला है टॉपर्स IQ परिवार के, बड़े बड़े चैनल हिल गए हैं मेरे प्यारे मित्र, आपको बताते बताते हम थक जाएंगे। बड़े बड़े चैनल हिल गए हैं, तो बिना किसी देरी के बेसिक कॉन्सेप्ट मोशन के हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मोशन के बारे में बता देते हैं कि हम मोशन, मान लीजिए हमें ही इमेजिन कीजिए, मैं कैसे चल रहा हूँ या मूव कर रहा हूँ, इसे कैसे डिराइव किया जाएगा। किसी के रिस्पेक्ट में हमेशा मोशन को देखा जाता है। यानी कि यदि कोई, यही हमारा डिजिटल बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड है, इसके रिस्पेक्ट में मैं चल रहा हूँ, यानी कि मूव कर रहा हूँ, यानी कि मोशन हो रहा है। यानी कि हमारे सामने अगर कोई और हो जाए, वो भी लगातार सेम टू सेम मोशन करे हमारे गति के अनुरूप, तो इसकी गति और हमारी गति, या इसकी गति या हमारी गति सेम रेफरेंस होगी। तो इस टाइप को हम मोशन नहीं कह सकते इसके रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? मोशन को हमेशा रेफरेंस में देखा जाता है। देखिए आगे हम थोड़ा बताएंगे आपको थोड़ा फंडामेंटल व्हाट इज मोशन। मोशन को आखिर हम फिजिक्स में देखेंगे कैसे, उसको हम जानेंगे। तो मोशन क्या होता है प्यारे मिस? मोशन होता है चेंज इन पोजीशन। क्या? चेंज इन पोजीशन विथ द टाइम। टाइम के साथ यदि आप किसी पिंड की या किसी वस्तु की या किसी ऑब्जेक्ट की, एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो हम कह सकते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। तो हम कहेंगे कॉन्सेप्ट क्या है बेसिक में, इसके फंडामेंटल मोशन के हम कह सकते हैं प्यारे मित्र, कुछ पैरामीटर हैं। जैसे कि स्पीड हम कह दें, स्पीड के पहले हम डिस्टेंस कह सकते हैं, डिस्टेंस के बाद हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। अभी बताएंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर क्या है। अब स्पीड, वेलोसिटी कह दें, वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है। एसिलरेशन और फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, ये छोटे छोटे पैरामीटर है जिसके अनुसार मोशन को डिराइव किया जाता है, पहचाना जाता है किस टाइप का मोशन हो रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहाँ पे प्यारे मित्र दिया क्या है हमारा, दिया है कि फिजिकल में जो चेंज इन पोजीशन में जो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा उसको हम मोशन कहेंगे। मोशन में आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, और डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, स्पीड, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एब्जॉर्ब अनेटो टाइम से। फिर चलेंगे आगे प्यारे मित्र, देखिएगा थोड़ा मोशन के कितने टाइप हैं, हम थोड़ा देखेंगे किस टाइप के मोशन हो सकते हैं। तो मोशन देखेंगे एक रैंडमली, यानी कि रैंडम, किसी भी टाइप की, इस टाइप का मोशन कोई भी हम डिफाइन नहीं कर सकते कि किस टाइप का मोशन है हमारा। और एक ट्रांसलेशन मोशन, यानी कि यदि हमारा चक्का, यानी कि कोई पहिया हो, इस तरीके से लुढ़क रहा है, इस तरीके से लुढ़क रहा है, तो इस टाइप के मोशन को हम ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। ट्रांसलेशन मोशन में प्यारे मित्र, ट्रांसलेशन मोशन में 2-3 कैटेगरी कर दिया है। एक सर्कुलर दिया है, एक कैंटिलीनियर दिया है, और एक रेक्टिलिनियर दिया है। दूसरा क्या है? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है प्यारे मित्र? अपने एक्सिस के अबाउट। और सर्कुलर क्या होता है? किसी भी केंद्र मानकर उसके अबाउट। सर्कुलर और रोटेशन में कोई अंतर आया प्यारे मित्र? अंतर क्या है? ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, ये रोटेशनल है हमारा। इसको ऑब्जेक्ट मान के चारों ओर, ये सर्कुलर मोशन हुआ। अब यहाँ ऑसिलेशन मोशन क्या है प्यारे मित्र?
ऑसिलेशन मोशन वो मोशन होता है किसी भी केंद्र या किसी भी ध्रुव के इधर उधर, यानी कि इधर और उधर यदि मोशन हो, किसी भी रेफरेंस के इधर इधर मोशन हो तो हम ऑसिलेशन मोशन कहेंगे। जैसे झूला हम कर सकते हैं। अब देखेंगे डिस्टेंस क्या होता है प्यारे मित्र। डिस्टेंस हम थोड़ा करेंगे क्या, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज ट्रेवल्ड बाई बॉडी, यानी कि ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्चुअल मोशन, ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्चुअल जो ट्रेवल्ड लेंथ होगी, ट्रेवल लेंथ यानी कि अगर हम कह दें कि ये हमारा घर है, ये हमारा घर है यानी कि होम है, हमारा स्कूल यहाँ है, तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, यहाँ से आए अपने मार्केट, मार्केट से फिर टेम्पो पकड़े यहाँ पहुँचे, तो हमारे द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, ये और ये। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे, डिस्टेंस को हम कह सकते हैं मीटर में मेजर करेंगे, किसमें, मीटर में, या एसआई मात्रक में मीटर में मेजर करेंगे। दूसरे पे आया डिस्प्लेसमेंट। अभी बताएंगे प्यारे मित्र डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर क्या है, यही तो मेन है मेरे प्यारे मित्र, यही तो मेन है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है। क्या, फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है, यानी कि पॉइंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम आपको कह दें कि मेरा घर यहाँ पे है और हमारा स्कूल यहाँ पे है, हम करें क्या, फिर आए मार्केट से फिर यहाँ गए, तो हमारा तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। क्या, जो शॉर्टेस्ट लेंथ हो या शॉर्टेस्ट पाथ हो ट्रेवल्ड बाई फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन इट्स फाइनल पोजीशन। कोई दिक्कत कोई परेशानी, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को हम देखेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा प्यारे मित्र, डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा फाइनल पॉइंट, क्या, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, क्या, इनिशियल पॉइंट। कोई दिक्कत कोई प्यारे मित्र, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र। और डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल जितना हम चल रहे हैं वो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। अगर हमसे कोई पूछे, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, अगर मान लीजिए यही सर्कल है, क्या है, यही सर्कल है, सर्कल है, मान लीजिए यहाँ से हम उठे और इसी चलते यहाँ पे आ गए, ठीक, चलते आ गए, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, हमसे पूछे कोई डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, तो हम कह सकते हैं प्यारे मित्र ये वाला यहाँ से चले हैं यहाँ तक, यानी कि 2 पाई पूरा आर होता है, इसका 2 बाई आर आधा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछे प्यारे मित्र तो इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट कोई पूछे हमसे तो हम क्या करेंगे प्यारे मित्र, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पूरा लेंथ कितना होगा, पूरा लेंथ 2r होगा। r क्या है, इसकी रेडियस है, सर्कल की रेडियस है प्यारे मित्र। तो समझ में आया प्यारे मित्र हमेशा। हाँ, डिस्टेंस जो होती है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये छोटे छोटे वेक्टर माने सदिश राशि और स्केलर माने अदिश राशि। आपको कोई दिक्कत ना हो प्यारे मित्र, छोटी छोटी यहाँ स्पीड को हम जानेंगे। उसी प्रकार स्पीड और वेलोसिटी में जिस प्रकार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है, उसी प्रकार स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड क्या होती है प्यारे मित्र, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द यूनिट। कहने का मतलब ये है प्यारे मित्र कि स्पीड जो होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हम जितना ट्रेवल कर रहे हैं, जितना चल रहे हैं, और टाइम जो टेकन लग रहा है चलने में, उसके डिवाइड को स्पीड बराबर डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम, यानी कि टाइम जितने टाइम इंटरवल में हम चल रहे हैं उसके डिवाइड कर दें डिस्टेंस को तो स्पीड आ जाएगी हमारी।
इसका यूनिट क्या होता है प्यारे मित्र स्पीड का, क्योंकि ये मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड जो होगा हमारा स्पीड का यूनिट होगा। और एक चीज़ देखेंगे प्यारे मित्र, स्पीड जो होगी वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी कि अदिश राशि होगी। अदिश राशि क्या होते हैं प्यारे मित्र, यानी कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी प्यारे मित्र जिसमें मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ कितना मैग्नीट्यूड हो और नो डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन ना हो, ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, आपको देख लीजिए, जैसे मास है, मास में कुछ आया केवल, जैसे कि मान लीजिए वॉल्यूम में कुछ आया, एक कुछ डायरेक्शन, एरिया मान लीजिए, एरिया में कुछ आया, कुछ नहीं। यदि हम कहें कि फोर्स लगाना है, कहेंगे किधर फोर्स लगा रहे हो, यानी कि फोर्स जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी कि सदिश राशि होगी। और मास, वॉल्यूम, स्पीड कोई नहीं, वेलोसिटी की बात आ जाएगी, किस दिशा में बात हो जाएगी, तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, यानी कि जिसमें दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों रहे वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड रहे वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। फिर चलते हैं प्यारे मित्र हम आगे, समझ में आया स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके बाद वेलोसिटी बता देते हैं आपको। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या प्यारे मित्र, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी प्यारे मित्र, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड वेलोसिटी की यूनिट हुई। वेलोसिटी क्या है प्यारे मित्र, स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र। अब आ गए हम एसिलरेशन क्या होता है, एसिलरेट क्या कर रहा है प्यारे मित्र, एसिलरेट बाइक में एसिलरेट जो हो रहा है वो क्या है प्यारे मित्र, देखिएगा यहाँ पे एसिलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि यदि हम वेलोसिटी में चेंज कर दें, कहने का मतलब यदि मान लीजिए हम इस डायरेक्शन में 2 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहे हैं, फिर इसी डायरेक्शन में हम 4 मीटर प्रति सेकेंड की वेलोसिटी से चलें, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ, और मान लीजिए चेंज होने में टाइम 2 सेकेंड लगा, कितना, 2 सेकेंड। तो एसिलरेट जो होगा हमारा, एसिलरेट जो होगा चेंज इन वेलोसिटी मतलब 4 - 2 बाई टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड, तो क्या होगा 2/2, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हम 1 मीटर प्रति सेकेंड की स्क्वायर से हमारी स्पीड यानी वेलोसिटी बढ़ रही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र। तो ये चीजें हैं एसिलरेशन में। एसिलरेशन बराबर हम लिख सकते हैं, एसिलरेशन बराबर हम लिख सकते हैं क्या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टाइम टेकन, किसमें, वेलोसिटी में चेंज, टाइम टेकन इन वेलोसिटी चेंज। कोई दिक्कत तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी प्यारे मित्र, एसिलरेशन की एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या, मीटर प्रति सेकेंड। एसिलरेशन क्या होगा प्यारे मित्र, एसिलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्या, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। फिर चलते हैं प्यारे मित्र आगे, थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा आइडिया का। अब एसिलरेशन आया तो फोर्स आएगा, क्या, फोर्स आएगा, क्यों फोर्स आएगा प्यारे मित्र, कहने का मतलब जब वेलोसिटी में चेंज होगा एसिलरेशन आएगा, और जब एसिलरेशन आएगा यानी कि वहाँ पे फोर्स जनरेट हुआ है। तो फोर्स के बारे में थोड़ा देख सकते हैं।
फोर्स इज ए एक्सटर्नल इफेक्ट विच में मूव ए बॉडी एट ए रेस्ट आर स्टॉप। कहने का मतलब फोर्स ऐसा है जो किसी को मूव करा सकता है और किसी को रेस्ट मानी कि रोक सकता है, ऐसा एक फिलामेंट है। तो फोर्स की इफेक्ट क्या हो सकते हैं प्यारे मित्र? फोर्स की इफेक्ट में आपको फोर्स किसी बॉडी को मूव करा सकता है, क्या करा सकता है? मूव करा सकता है और रेस्ट करा सकता है। फोर्स कैन बी मूव ए बॉडी एट ए रेस्ट और फोर्स कैन बी स्टॉप ए बॉडी मूव। फोर्स कैन बी स्टॉप ए मूविंग बॉडी, यानी कोई बॉडी अगर मूव कर रही है उसको स्टॉप कर सकता है और कोई बॉडी यदि स्टॉप है उसे मूव करा सकता है। फोर्स कैन बी चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, एक्सीलरेट। वही चीज हम बार बार कर रहे हैं कि फोर्स किसी भी स्पीड को भी चेंज कर सकता है। फोर्स कैन बी चेंज इन डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कहाँ से हुआ? अच्छा, ये कह रहे हैं मान लीजिए हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर इस डायरेक्शन में आने लगे। यहाँ मान लीजिए 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से इस डायरेक्शन में गए और यहाँ हम 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मतलब वेलोसिटी से फिर इधर आए, तो यहाँ एक्सीलरेट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो यहाँ हमारा वेलोसिटी चेंज होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज है। लेकिन स्पीड सेम है, 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, हमें वेलोसिटी चेंज होगी। और जब वेलोसिटी चेंज होगी टाइम टेकन में जो लगेगा एक्सीलरेशन आएगा। एक्सीलरेशन जब भी आएगा वहाँ फोर्स लगेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? तो अब देखेंगे फोर्स कैन बी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन बी चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब यदि हम यही लिए बाटल, हम इसको ऐसे दबा सकते हैं, तो यानी कि इसके शेप में कुछ चेंज आया ना, तो वही चीज बोला है कि किसी भी शेप साइज को चेंज कर सकता है फोर्स। इफेक्ट है इसके फोर्स के। अब फिर व्हाट इज द फोर्स? फोर्स क्या है प्यारे मित्र? कोई कहे तो एक शब्दों में कहना है फोर्स इज पुश एंड या आर पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कॉज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सीलरेट। यही चीज बार बार, फोर्स कॉज ऑफ एन, किसी भी एक्सीलरेट करने का कारण जो होगा वो फोर्स होगा। इसके बाद किसी का स्पीड अप कर सकता है, किसी का स्पीड डाउन कर सकता है, या किसी को डायरेक्शन में चेंज कर सकता है। फोर्स के बारे में जान गए प्यारे मित्र। फोर्स की यूनिट अगर हम कहें, फोर्स की यूनिट आगे चल के आपको बता देंगे। फोर्स की यूनिट अलग अलग टाइप के यहाँ फोर्स आपको दिखाए गए हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है प्यारे मित्र, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ये है और ये है, तो इसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है प्यारे मित्र, ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जिसके द्वारा, कहने का मतलब हमारी, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये हमारी एक पृथ्वी है, तो पृथ्वी से अपर में कोई ऑब्जेक्ट हो, उसके नीचे यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ये चीजें दिखाया गया, जैसे ये बाल है, ये नीचे जो लगेगा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है प्यारे मित्र? इलेक्ट्रिक, मान लीजिए दो चार्ज हैं, इनके बीच जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि चुंबकत्व वाले गुण जो पदार्थ रखते हैं उनके बीच जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स होते हैं प्यारे मित्र जो दो सतहों या दो तलों के बीच घर्षण करके, यानी कि रबिंग कंडीशन में जनरेट होते हैं प्यारे मित्र। उसी के कारण, फ्रिक्शन फोर्स के कारण हम पृथ्वी पर चलना सीखते हैं और साइकिल भी चला सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं प्यारे मित्र। तो अलग अलग तरीके के फोर्स को यहाँ बताया गया है।
अब हम आ जाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 3 है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 3 है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है क्या प्यारे मित्र? मोशन को डिराइव करने के लिए, मोशन को समझने के लिए न्यूटन्स ने 3 नियम ने, पहला नियम हम देखेंगे प्यारे मित्र, पहला नियम इनर्शिया पर बेस्ड होता है। किस पे? इनर्शिया पे। दूसरा लॉ जो होता है न्यूटन्स लॉ, वो किस पे बेस्ड होता है? एक्सीलरेशन पे बेस्ड होता है। थर्ड लॉ प्यारे मित्र किस पे बेस्ड होता है? अट्रैक्शन पे बेस्ड होता है। किस पे? अट्रैक्शन पर। तो कहने का मतलब प्यारे मित्र यहाँ दिखाया गया है कि फोर्स को, यदि कहे कि हमारा कौन सा लॉ फोर्स को डिफाइन करता है प्यारे मित्र, तो हमें हमेशा हमेशा कहना है कि सेकेंड लॉ जो होगा वो फोर्स को डिफाइन करेगा। न्यूटन्स के कौन सा लॉ फोर्स को डिफाइन करेगा? तो फर्स्ट लॉ। और ये कहे कि इनर्शिया जो होगी न्यूटन्स के किस नियम के द्वारा डिफाइन होगी? तो आपको कहना है कि इनर्शिया न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के द्वारा डिराइव होगी। कसम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। अब आपको एक एक करके हम आपको बताएंगे। यहाँ वही चीजें आ गया किस पे? कहने का मतलब यहाँ बताया है कि लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया जो होगा ये फर्स्ट होगा, यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होगा। और लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन न्यूटन सेकेंड लॉ होगा। और लॉ ऑफ इंट्रैक्शन जो होगा प्यारे मित्र वो थर्ड लॉ होगा। अब हम देखेंगे एक एक लॉ को हम किस तरीके से डिराइव कर रहे हैं न्यूटन्स के। तो मानिए इनर्शिया के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यदि मान लीजिए चूंकि हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो हमें इनर्शिया पढ़ना मजबूरी है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का है वो इनर्शिया पे ही बेस्ड है। यदि हमसे पूछे कोई प्यारे मित्र कि इनर्शिया जो होगा, यदि किसी ट्रक है, कोई ट्रक है और कोई कार है, किसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी? किसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी? अभी बताएंगे कि इनर्शिया कितने टाइप की होगी। तो नॉर्मली देखेंगे जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, यानी कि इनर्शिया जो होगा द मास ऑफ द बॉडी इज द मेजरमेंट ऑफ द इनर्शिया। कहने का मतलब कि किसी भी इनर्शिया को, किसी भी बॉडी की इनर्शिया को मेजर करना है तो उसके मास को मेजर कर लीजिए, यानी कि इनर्शिया जो होगा प्यारे मित्र वो मास के प्रोपोर्शनल होगा। तो कहने का मतलब यदि ट्रक और कार है तो किसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी? जिसका मास ज़्यादा होगा, यानी कि ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो उसी के बारे में दिया गया है। इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं। क्या प्यारे मित्र? इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं। इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, यानी कि स्थिर की जड़त्व। इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व कहते हैं। स्थिरता का जड़त्व। किसका? स्थिरता का जड़त्व। हम कह सकते हैं प्यारे मित्र यदि कोई बॉडी स्थिर है, जैसे मैं स्थिर हूँ, तो हमारे अंदर एक इनर्शिया है। और यदि दूसरा है क्या? इनर्शिया ऑफ मोशन। यदि कोई पिंड या एलिमेंट जो होगा वो मोशन कर रहा है प्यारे मित्र, मोशन कर रहा है, उसमें जो इनर्शिया होगी वो इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीसरा क्या प्यारे मित्र? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कहने का मतलब इनर्शिया मतलब कहने का एक शाब्दिक अर्थ कहें, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा टर्म आप बता देते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आप ये सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। किसमें? ये मान लीजिए हमारा ये एक्सिस हो गया, एक्सिस के यहाँ कोई मास है, तो एक्सिस के अबाउट ये मास रोटेट करे और इसका जितना विरोध हो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। कितना? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? तो कहने का मतलब यहाँ उसी प्रकार इनर्शिया मतलब विरोध है एक तरह से।
तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कहने का मतलब तीन टाइप के इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ इंटरेक्शन, ये आपको बता चुके हैं। इनर्शिया के बारे में थोड़ा गए, अब फर्स्ट लॉ के थोड़ा समझ लीजिए। फर्स्ट लॉ क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है प्यारे मित्र, सरल भाषा में देखिए। यदि हम मान लीजिए यही हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इसको हम मोशन करा दिए। मोशन जब करा दिए प्यारे मित्र, देखिएगा यदि हम इसको रोकना चाहें तो भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि हम मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझको चलना पड़े तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा चलने के लिए। यदि यही तो फर्स्ट लॉ कहता है कि नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, क्या, नो एक्सटर्नल फोर्स के कंडीशन में यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, क्या, रेस्ट में रहेगी। और कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, क्या, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा जब नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ये न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ है। समझ में आया कोई प्यारे मित्र? यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। कहने का मतलब यदि कोई पिंड गति कर रहा है तब तक वो गति करेगा, या यदि कोई पिंड रेस्ट में है यानी स्थिर है तब तक स्थिर रहेगा जब तक हम उसमें एक्सटर्नल या बाह्य बल न लगाए। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किस पे डिपेंड करता है या किसको डिराइव करता है? इनर्शिया को बताता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? अब यहाँ पे आ जाइए, वही चीज आपको बताया थोड़ा डिराइव कीजिए। फोर्स ऑफ बैलेंसिंग में इसमें दिया है वेलोसिटी जीरो है, यानी कि स्थिर है ऑब्जेक्ट, क्या, रेस्ट में है। और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है जो जीरो एसिलरेशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन। कोई दिक्कत? जीरो एसिलरेशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन होगा। और तो कहने का मतलब यूनिफॉर्म मोशन है तो इसे रोकने के लिए भी एक फोर्स लगाने पड़ेगा, और कोई रेस्ट में है इसको चलाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। यही फर्स्ट लॉ है। सेकंड में आएंगे प्यारे मित्र, सेकंड लॉ में आएंगे हम। सेकंड लॉ को जानने से पहले हम मोमेंटम को जानते हैं। यदि हम आपको कुछ क्वेश्चन दें, यहाँ देखिएगा, मान लीजिए एक कार है हमारी, एक कार है 10 kg की, कितना, 10 kg की एक कार है, और एक कार 50 kg की है, कितना, 50 kg की है। और ये जो जा रही है ये 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, और ये जो जा रही है ये मान लीजिए 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है। हम आपसे पूछे किसका मोमेंटम या ज्यादा होगा, तो कहने का मतलब प्यारे मित्र मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या, मास इंटू वेलोसिटी को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मोमेंटम निकल आएगा, मोमेंटम। तो कहने का मतलब प्यारे मित्र यदि हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू 100 बराबर 1000 केजी मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? और फिर यहाँ पे देखिए प्यारे मित्र 50 मास हो गया, वेलोसिटी 20 हो गई, तो 1000 केजी मीटर प्रति सेकेंड। अब समझ में आया प्यारे मित्र? क्या दोनों में सेम आया, 1000 केजी प्रति मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम आ गया। यानी कि दोनों का मास अलग है, दोनों की वेलोसिटी अलग है, तब पर भी दोनों का मोमेंटम सेम हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो मोमेंटम जो होगा वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि उनका मल्टीप्लाई कैसे आ रहा है। तो हम कह नहीं सकते उसका। तो मोमेंटम क्या है प्यारे मित्र? मास और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई है। m जो होगा
बॉडी का मास होगा, v जो होगा वेलोसिटी होगा। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पे समझाया गया है, एक बुलेट है इस तरीके के। अब मोमेंटम को एक तरह से और भी कर सकते हैं हम चेंज इन मोमेंटम बराबर एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स इनटू डेल्टा टी। नहीं समझ में आया। चेंज इन मोमेंटम, क्या? चेंज इन मोमेंटम बराबर फोर्स इनटू डेल्टा टी यानी कि टाइम। ये हमारा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन के लागू होगा। तो हम फिर चलते हैं प्यारे मित्र, आगे देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या आया, बड़ा सा आया है F बराबर ma। तो F क्या है प्यारे मित्र? F नेट फोर्स है। क्या? नेट फोर्स है। नेट फोर्स यानी कि यदि यही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्या? यही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मान लीजिए इसका द्रव्यमान m है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है 2 न्यूटन का। फोर्स का यूनिट, फोर्स का मात्रक यानी यूनिट जो होगी वो न्यूटन होगी। इधर जो लग रहा है 3 न्यूटन का। तो ये जो पिंड होगा, ये जो बॉडी होगी, किधर मूव करेगी? जिधर फोर्स अधिक होगा। किधर फोर्स अधिक है? इस साइड फोर्स अधिक है। तो नेट फोर्स निकालना का प्रयास करें प्यारे मित्र। नेट फोर्स क्या होगा प्यारे मित्र? F नेट बराबर होगा प्यारे मित्र, F नेट बराबर 3 - 2 बराबर 1 न्यूटन। यानी कि इसका रिजल्टेंट जो होगा प्यारे मित्र, इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन होगा। तो F नेट होता है प्यारे मित्र, F नेट बराबर m × a। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? ये पूरे लगेगा। इसको हम डिराइव कर देते हैं। देखिएगा कि अगर हम देखें कि F एक्सटर्नल देखें या F नेट देखें, तो हम करेंगे चेंज इन मोमेंटम बाय डेल्टा टी। चेंज इन मोमेंटम बाय डेल्टा टी। और मोमेंटम होता क्या है प्यारे मित्र? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लाई और बटे डेल्टा टी। यदि मास कांस्टेंट है, मान लीजिए यहाँ मास कांस्टेंट है, तो मास चेंज नहीं हो रहा है, तो मास कॉमन हो गया। तो हमारा आया क्या? डेल्टा v बाई डेल्टा टी। डेल्टा v बाई डेल्टा टी चेंज इन वेलोसिटी टू रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सीलरेशन। क्या? एक्सीलरेशन कहने का मतलब m × a से मल्टीप्लाई हो गया। यही तो हमारा नेट फोर्स होता है, यही तो सेकेंड लॉ है। तो कहने का मतलब F बराबर चेंज इन मोमेंटम टू रिस्पेक्ट टू टाइम, और F बराबर m × a, दोनों सेम है, दोनों एक ही है। और जहाँ F होगा वो F नेट होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? सेकेंड लॉ का क्या रहा है प्यारे मित्र? द नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? थोड़ा फिर से चलते हैं प्यारे मित्र। वही चीजें फिर से दिया है कि जो आएगा प्यारे मित्र, F जो होगा वो मास के प्रोपोर्शनल होगा और एक्सीलरेशन के भी प्रोपोर्शनल होगा। तो अब कह सकते हैं F बराबर m × a बराबर F बाई m कर सकते हैं। मास और फोर्स और मास के डिवाइड को हम एक्सीलरेशन कर सकते हैं। ये टोटल आ गया। उसी तरह से दिखाया गया कि मान लीजिए कोई पिंड है हमारा, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ 10 kg का है, यहाँ जो है 1 kg का है, लेकिन इस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा दोनों पिंड पर डिपेंड नहीं करेगा। और वो किसके बराबर होगा? ग्रेविटेशनल से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें भी जो लगेगा 9.8 मीटर पर स्क्वायर। यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा प्यारे मित्र पृथ्वी के द्वारा किसी भी पिंड पर,
वो पिंड के मास पर डिपेंड नहीं करेगा, वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो कितना उसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही चीजें यहाँ पे दी गई हैं। अब कैसे कैसे होता है वो पूरा दे दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे थर्ड लॉ में हम देखेंगे प्यारे मित्र, सेकेंड लॉ समझे थोड़ा बहुत, थर्ड लॉ में आए हम। थर्ड लॉ देखें, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लीजिए हम इस डिजिटल बोर्ड पर लगाएंगे फोर्स, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स जनरेट होगा। तो वही, अब मान लीजिए ये हमारी बंदूक है। क्या? बंदूक है प्यारे मित्र, बंदूक है। तो इससे जिस वेग से, जिस डायरेक्शन में जितना फोर्स लगेगा, मान लीजिए फोर्स इधर कुछ एग्जिट हुआ, तो उसी विपरीत डायरेक्शन में भी फोर्स आएगा। हो सकता है दोनों फोर्स, सॉरी, ये हो सकता है इसकी वेलोसिटी, इसका स्पीड कुछ अधिक हो, इसका स्पीड कुछ कम हो, लेकिन फोर्स हमेशा इक्वल होगा। और फोर्स बराबर होता क्या है? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन, क्योंकि गोली का मास कम है और एक्सीलरेशन v/t, चेंज इन वेलोसिटी अधिक होगी, मास कम होगा। यहाँ क्या? यहाँ मास और एक्सीलरेशन, मास अधिक है और वेलोसिटी कम है, तो दोनों का मल्टीप्लाई ही फोर्स होता है। तो लेकिन फोर्स जो होगा एक्शन और रिएक्शन में हमेशा सेम होगा। और यदि हम लिखें एक्शन वाला फोर्स जो होगा बराबर रिएक्शन वाला फोर्स, लेकिन माइनस लगेगा, क्योंकि फोर्स जो होता है डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब वेक्टर क्वांटिटी को हम सेम करेंगे तो क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है तो माइनस लेके चलना पड़ेगा। उसी प्रकार हम आपको अभी बताएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी डायरेक्शन का। मान लीजिए यही हमारी चिड़िया है। क्या? चिड़िया है। इसके पंखों को देखिए, पंख जितना तेज दबाएगी उतना ऊपर उठेगी, उतना ऊपर उड़ेगी। पंख एक्शन और उसके शरीर का रिएक्शन मिलेगा प्यारे मित्र। ये हमारा इसके पंख का एक्शन हुआ, इसके शरीर पर रिएक्शन होगा, दोनों फोर्स सेम लगेंगे और चिड़िया हमारी ऊपर जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? फिर से हम आते हैं आगे। यहाँ पे वही बंदूक वाला जो एग्जाम्पल था वो फिर आया, एक बार देख लीजिए। आप लोग इसको समझा चुके हैं। फिर यहाँ जेट प्रोपल्शन में हम फिर देखेंगे प्यारे मित्र। यहाँ क्या दिया है? फोर्स ऑन हॉट गैसेस। क्या होगा जब इसको लॉन्च किया जाता है तो होता क्या प्यारे मित्र? मान लीजिए यही हमारा है, तो इसमें फ्यूल गैसेस यानी कि फ्यूल को जलने के बाद जो गैसेस निकलती हैं उसके फ्यू गैसेस कहा जाता है। तो जितनी वेग से इधर से एक्शन लगेगा, रिएक्शन इसके अपोजिट में होगा। तो जेट जो होगा उसका लॉन्चर जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर आधारित है, वो दिखा दिया गया है। तो फिर हम चलते हैं आगे प्यारे मित्र, आगे चलेंगे। यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थोड़ा देख लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि मोमेंटम से पहले मोमेंटम और मोमेंटम के बाद मोमेंटम इक्वल होगा और कोई परफेक्ट बॉडी है उसके लिए। देखिए यहाँ 2-3 चीजें बताते हैं। यहाँ एक कंडीशन लेके चला जाता है कि जब भी कोई भी कोलिजन होगा प्यारे मित्र, टकराव होगा, तो हमारी बॉडी इलास्टिक होगी। ये एजेंशन है, जबकि यहाँ दिया नहीं गया है प्यारे मित्र। तो मान लीजिए यही हमारी ये मास m हो गया और ये मास b हो गया। तो हम मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी u_a हो गई और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u_b हो गई। मान लीजिए ये चलते चलते कहीं टकरा गए और अलग अलग वेग से चलने लगे। क्या? v1 से मान लीजिए ये चलने लगा और ये v2 की वेग से चलने लगा। जब प्यारे मित्र, तो कहना
क्या कहना क्या पड़ेगा हमें V2 QX से चलने लगा दूसरा वाला। तो मोमेंटम के कोलिजन के बाद, टकराव के पहले मोमेंटम क्या होगा प्यारे मित्र, एम ए इंटू यू ए प्लस, चूंकि प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन है, यही अपोजिट डायरेक्शन होगा तो माइनस ले लेते, एम बी यू बी बराबर फिर सेम डायरेक्शन में जा भी रहे हैं, अगर सेम डायरेक्शन में ना जाते अपोजिट में तो माइनस हो जाता, तो यहाँ एम ए इंटू भी ए प्लस एम बी इंटू भी बी, ये फाइनल वेलोसिटी। तो यही हमारा इनिशियल, कोलिजन के पहले जो इनिशियल मोमेंटम होगा, कोलिजन के बाद जो फाइनल मोमेंटम होगा, दोनों का सेम होगा, यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, यहाँ दिखाया गया है। अब डायरेक्शन मान लीजिए हमारा चेंज हो जाए, कहने का मतलब हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए अब की बारी ये है, ये ऑब्जेक्ट है एम ए और इधर मूव कर रहा है यू ए से, और ये ऑब्जेक्ट हमारा बी है एम बी और ये यू टू यू एक्स से इधर कर रहा है। तो हम कंजर्वेशन मतलब कोलिजन से पहले हमारा मोमेंटम क्या होगा, एम ए इंटू यू ए। अब करेंगे क्या, अब माइनस लगा देंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है, क्या अपोजिट है, तो हम लिख सकेंगे एम बी इंटू यू बी बराबर, मान लीजिए फिर सेम डायरेक्शन में चलने लगे, टकराने के बाद फिर सेम डायरेक्शन में दोनों चलने लगे, किसमें, सेम डायरेक्शन में, ये मान लीजिए भी ए में जा रहा है, ये V2 में जा रहा है, अगर फिर अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस लेंगे, एम ए भी एम ए प्लस एम बी इंटू भी बी, कोई दिक्कत। मान लीजिए हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि डायरेक्शन कब अपोजिट हो जाएगा, यानी कि हमेशा प्लस प्लस मत कीजिएगा, माइनस हमेशा डायरेक्शन देख के काम कीजिएगा प्यारे मित्र। कोलिजन ऑफ मोमेंटम में हमेशा डायरेक्शन, तो चीज़ें देख गया कि एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी यू बी बराबर एम ए एम बी ए, ये चीज़ हो गई। अब थोड़ा आपको वर्क एनर्जी के बारे में और पावर के बारे में बता देते हैं प्यारे मित्र। ये जबकि डायनेमिक का कंडीशन है, ये डायनेमिक का कंडीशन है, थोड़ा इंट्रो में बता देते हैं प्यारे मित्र क्या क्या है हमारा। तो वर्क क्या होता है प्यारे मित्र, वर्क क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। वर्क जो होगा प्यारे मित्र वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई हमारा वर्क देता है। मान लीजिए हम वर्क ले लेते हैं, तो जैसे यही हमारा ऑब्जेक्ट है, एम मास का है, हम अब की बार जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी डायरेक्शन में हुआ, किसमें, उसी डायरेक्शन में हुआ, तो जो वर्क होगा W, जो वर्क होगा नेट वर्क कह सकते हैं या वर्क कह सकते हैं M इंटू एस। मान लीजिए अब की बार क्या हुआ प्यारे मित्र, अब की बार M मास का था, हम एंगल पे लगा दिए फोर्स, किस पे, एंगल पे फोर्स लगाए, ये जो फोर्स लगा था डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगा था, तब फोर्स बराबर वर्क बराबर क्या होगा, M इंटू डी आई एस, एम मतलब मास और डी डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से हम थीटा कोण पे फोर्स लगा दिए अब की बार, तो हमें हमेशा जो फोर्स लेना होगा, फोर्स का जो वेक्टर लेना होगा वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लेना होगा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल घटक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा इंटू एस विस्थापन का। तो हम कह सकते हैं वर्क क्या होगा प्यारे मित्र, फोर्स इस डायरेक्शन में क्या लिख रहा है, एफ इंटू कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इंटू एस, कहने का मतलब एफ एस कॉस थीटा। ये बहुत छोटी बातें हैं पर प्यारे मित्र बहुत बड़ी बातें हैं, क्या बड़ी छोटी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, कभी कभी इसमें ही गड़बड़ी हो जाती है। अगर हम आपको बता दें प्यारे मित्र, कोई कुली है और वो जो है अपने सर पर बोझा लेके चल रहा है, प्यारे मित्र,
कुछ कदम चला तो उसके द्वारा किया गया वर्क क्या होगा। कहने का मतलब वर्क क्या होगा, जब वो बोझा यानी कि उसका जो मास था सर पे रखा, जब सर पे रखा तो उसका जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स था वो इस डायरेक्शन में है और वो मूव कर क्या रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ, एक 90 अंश का कोण बन गया विस्थापन और फोर्स में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में 90 अंश का कोण बन गया। जब 90 अंश का कोण बन जाएगा प्यारे मित्र, मान लीजिए ये हमारा फोर्स mg जो होगा वो बोझा वाला इधर होगा और डिस्प्लेसमेंट इसका किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में होगा। तो कितना एंगल बन रहा है 90। तो वर्क कितना होगा, वर्क होगा F इंटू एस कॉस थीटा। तो हम प्यारे मित्र F तो हमारा mg है, S है, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस 90 हो जाएगा। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो हमारा पूरा की पूरा ये जो होगा 0, यानी कि कुली के द्वारा जो कार्य किया जाएगा 0 हो जाएगा प्यारे मित्र। तो हमें उस तरीके से देखना है वर्क कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। फिर देखेंगे प्यारे मित्र वही चीजें जो मैं आपको पिछली स्लाइड में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए फिर वर्क क्या है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क निगेटिव पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, बताया ना। वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट जो होगा फोर्स के डायरेक्शन में होगा, और निगेटिव कब होगा प्यारे मित्र, जब दोनों अपोजिट हो जाएंगे। और 90 अंश यानी कि जीरो कब होगा, जब वो दोनों 90 अंश पे होंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो दूसरा चीज प्यारे मित्र, जो वर्क की यूनिट होगी वो जूल होगी, और जूल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन और मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन और मीटर भी लिख सकते हैं। और सीजीएस पद्धति में क्या होगा, अर्ग होगा, क्या अर्ग होगा। तो सीजीएस एक मान लीजिए 1 जूल बराबर 10 के घाते 7 अर्ग, क्या 10 के घाते 7 अर्ग, या एक अर्ग बराबर क्या होगा 10 के घाते -7 जूल, क्या 10 के घाते -7 जूल, 10 के घाते -7 जूल। अब फिर चलते हैं आगे प्यारे मित्र। यहाँ पे जी अब वर्क जान लीजिए, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती, और एनर्जी को कैसे फिर अलग अलग तरीके में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में हम कैसे कैसे डिराइव करेंगे उसको। एनर्जी क्या होती है प्यारे मित्र, कार्य करने की क्षमता, यानी कि कार्य करने की जो कैपेसिटी होगी वो एनर्जी कहला जाएगी प्यारे मित्र। तो यहाँ देखिए प्यारे मित्र, एक हैमर है, हैमर क्या है, हैमर है। अब एनर्जी में अगर देखेंगे मैकेनिकल की तरफ से, तो एनर्जी 2 टाइप से हम डिवाइड कर देते हैं, वैसे तो अलग अलग तरीके से बहुत होती हैं। तो एक होगी मैकेनिकल की से काइनेटिक होगी, और दूसरी होगी पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल। तो हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी प्यारे मित्र, चूंकि हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम 2 ही का मेनली यूज करेंगे। यदि हम इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ेंगे। तो यहाँ मैकेनिकल में हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो हम 2 ही देखेंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक क्या होगी प्यारे मित्र, जो गति के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होगी, हमारे चलने के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होगी वो काइनेटिक होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी प्यारे मित्र, जो स्टोरेज एनर्जी हो सकती है प्यारे मित्र। कहने का मतलब यदि हम इस बाटल को इस ऊंचाई पे रख दिए तो इसके अंदर अगर छोड़ेंगे तो नीचे चली जाएगी, यानी कि इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है प्यारे मित्र, कौन सी एनर्जी स्टोरेज हो सकती है, वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज है। तो कहने का मतलब ये हैमर है, इसको जब हम ऊपर ले गए तो इसके हाइट आ गई, कितनी हाइट h आ गई, हाइट h आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mg इंटू h, क्या mgh, mg जो होगा इसका हथौड़े का भार होगा, और h कितनी हाइट थी, जितना हाइट पृथ्वी के रिफरेंस में जाएगा उतना हम h ले लेंगे, यानी कि उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। यदि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा रिफरेंस हो गया, ये हमारा रिफरेंस हो गया। अब मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ हमारा m मास का ऑब्जेक्ट है, तो पृथ्वी के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो
तो कहने का मतलब इससे अगर हाइट इसकी h हुई और ये रेस्ट में है, क्या रेस्ट में है, तो यहाँ जब रेस्ट में है ये, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी प्यारे मित्र, इसकी 0 होगी, क्या 0 होगी। लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, क्या पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पर इसकी मैक्सिमम होगी। तो मान लीजिए पृथ्वी की सतह पे आ गया ये, जब पृथ्वी की सतह पे आया ये प्यारे मित्र ऐसे, तो हम देखेंगे हमेशा हाइट कम हो रही है, क्या हमेशा हाइट कम हो रही है। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे घटता रहेगा और काइनेटिक एनर्जी हमेशा बढ़ती रहेगी, काइनेटिक एनर्जी हमेशा बढ़ती रहेगी। तो पृथ्वी की सतह पर अगर हम पूछे कोई ऑब्जेक्ट, क्या पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, हाइट 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो उसके टकराने वाला जो फार्मूला आएगा वो आपको अगली क्लास में हम बताएंगे। वही चीज़ ये है कि इतनी बड़ी पानी की टंकी है, ऊपर से स्थिर कर दिया गया और इसके 4 डंडे लगे, तो इसके द्वारा मान लीजिए इतना बड़ा सा मास हो गया और इसके रिस्पेक्ट में इसकी हाइट कितनी हो गई, h हो गई। इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोरेज है, पोटेंशियल एनर्जी m, जो मास और g h। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र। फिर चलते हैं हम आगे। स्प्रिंग में पूछता है अधिकतर बार जो स्टोरेज एनर्जी होगी U 1/2 K इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मानिए यही स्प्रिंग है, इसको जो यहाँ से यहाँ तक, यही तो हमारा डेल एक्स यानी एक्स है, यहाँ पे एक्स है, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों। फिर से हम चलते हैं प्यारे मित्र, यहाँ दिया क्या, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंप्रेशन स्प्रिंग। अब देखे हैं गुलेला में क्या होता है प्यारे मित्र, हम एनर्जी को स्टोर कर लिए फिर छोड़ देते हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी को हम स्टोरेज एनर्जी भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे दिखाया गया उसी प्रकार पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है उसको डिराइव कर दिया गया है। अभी रेफरेंस वाला ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। हम आपको रेफरेंस बताएंगे कि किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करेंगे। मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट हमारा ये हो गया, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक, कोई दिक्कत कोई, इसके रेफरेंस पॉइंट पे यहाँ m मास का है, ठीक, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट अगर हम चेंज करेंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। कैसे देखते हैं, इस रेफरेंस लाइन से इसकी हाइट कितनी हुई, h हुई। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र। तो यहाँ पे रेफरेंस लाइन से इतनी ऊंचाई पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मान लीजिए mg इंटू h, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए रेफरेंस लाइन ये हो गई हमारी प्यारी मित्र, रेफरेंस लाइन ये हो गई, तो हमारा h क्या होगा, h हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी मेजर करेंगे, 0 हो जाएगी, h 0 हो जाएगा, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी इस लाइन पर 0 हो जाएगी, क्योंकि h 0 हो गया। यदि हमसे कोई पूछे यहाँ पे कोई मास है और यहाँ पे कोई मास है, ये हमारा रेफरेंस लाइन लिया गया, m मास यहाँ पे है, m1 यहाँ पे है, m2 यहाँ पे है। इस लाइन को हम रेफरेंस लाइन ले लिए, इस लाइन को हम रेफरेंस लाइन ले लिए, तो इधर जो हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी, इधर जो हाइट होगी वो नेगेटिव होगी। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी के कारण यहाँ जो होगी mgh, ये पॉजिटिव में होगी, और इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये नीचे है, h माइनस में है, इसको हम माइनस mgh। यही तो रेफरेंस मैं बताना चाहता हूँ प्यारे मित्र, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेकर मेजर किया जाता है। फिर चलते हैं प्यारे मित्र हम आगे। यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है प्यारे मित्र, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है किसी भी गति या मोशन के कारण जो एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, यानी कि मास इंटू वी स्क्वायर का हाफ कर देंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। इसको पोटेंशियल एनर्जी में कैसे लिख सकते हैं, मोमेंटम के कैसे लिख सकते हैं, इसको p²/2m भी कर सकते हैं, p²/2m कर सकते हैं। इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं प्यारे मित्र। हम जैसे कि क्रिकेट की बॉल जो मूव करती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। फिर हम आपको बताएंगे यहाँ फार्मूला
एक इंपॉर्टेंट बता देते हैं प्यारे मित्र, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको कह दिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया तो क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। तो क्या करेंगे, 1/2 m कॉमन कर लेंगे, v² माइनस u², कोई दिक्कत कोई परेशानी में काइनेटिक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम, क्योंकि मास दोनों में सेम है, क्या मास दोनों में सेम है, तो हम यही चीज यहाँ पे इस तरीके से, एक थ्योरम होता है वर्क और एनर्जी, कार्य और ऊर्जा प्रमेय, वो इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क, क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क, किसी भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो होगा वो वर्क के बराबर होगा प्यारे मित्र, क्या वर्क के बराबर होगा। तो हम फिर देखेंगे प्यारे मित्र आगे चल के, वो फिर से आएगा, एक बार काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा थोड़ा देख गया कि यदि वेलोसिटी को हम आधा कर दे तो काइनेटिक एनर्जी क्या इफेक्ट करेगा, यदि हम मास को आधा कर दे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस तरीके से आपको दिया गया है यहाँ पे और बताया गया। फिर काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो वो, कोई भी एनर्जी हो वो जो होगा स्केलर क्वांटिटी होगी। फिर पावर के बारे में आ गए हम, पावर के बारे में देखेंगे, पावर के बारे में देखेंगे कि W/T, पावर को हम लिख सकते हैं W/T मतलब कार्य करने की क्षमता, एनर्जी कंज्यूम बाय टाइम टेकन से हम कर सकते हैं पावर के बारे में और पावर को वाट में मेजर करते हैं, SI मात्रक वाट, पावर की SI मात्रक वाट होती है, और ये स्केलर क्वांटिटी है पावर हमारी। एक पावर को हम जूल, क्योंकि P बराबर W/T लिखेंगे, W/T लिखेंगे, W जूल होता है और T सेकेंड होता है, और जूल प्रति सेकेंड को हम वाट भी कर सकते हैं, क्या वाट भी कर सकते हैं। तो किलोवाट घंटा यहाँ दिया है कि यूनिट, किलोवाट घंटा को हम यूनिट लिख सकते हैं, क्या यूनिट यानी कि यूनिट, तो किलोवाट घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3 गुणे 10 की घाते -5, 3 गुणे 10 घाते 3.6 गुणे 10 घाते -5 जूल होता है 1 किलोवाट आवर बराबर, क्या 1 किलोवाट। ये इलेक्ट्रिकल में यूज होता है कि 1 किलोवाट आवर बराबर, जिसको एक यूनिट भी कह सकते हैं प्यारे मित्र, वो होता है 3.6 गुणे 10 घाते 5 जूल। फिर यहाँ पे आए प्यारे मित्र, एनर्जी को हम अलग अलग फॉर्म में, जैसे कि बल्ब है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें हीट एनर्जी में दे दिया, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पेंडुलम हो गया यहाँ बता देते हैं आपको, क्योंकि ये हमारा ये है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे पूछता है यहाँ पे कैसी एनर्जी होगी, यहाँ पे कौन एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, कौन एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, इस तरीके से हमारा चल रहा है। तो हम चूंकि यहाँ से हाइट मिलती है यहाँ पे, तो यहाँ जो होगी mgh यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारी कम होगी यानी कि 0 होगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइट 0 हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक। फिर उसी प्रकार यहाँ पे हाइट प्राप्त कर लेगा, तो यहाँ पे हमारा जो होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे नहीं होगी। तो उसी प्रकार दिया गया है कि किस किस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी, किस किस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी। प्यारे में तो फिर हम चलते हैं कार्य एनर्जी थ्योरम से, एक बार बताते, चेंज इन कार्य बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क, क्या वर्क, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क, ये चीज आप लिख लीजिए, चेंज इन काइनेटिक बराबर हो, और वर्क बराबर होगा F × S, और कभी कभी F बराबर × SS cos थीटा लिख सकते हैं। इस पे बेस्ट क्वेश्चन कराए जाएंगे प्यारे मित्र। ये पहला यूनिट था, दूसरे यूनिट में हम क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराएंगे आपको, और कोई बेसिक फंडामेंटल जितने भी मोशन के थे आपको कवर करा दिया प्यारे मित्र।
तो आप रिवीजन कीजिएगा पूरे स्लाइड का, और छोटी छोटी चीज जितना बताए हैं, हमेशा टॉपर्स आईक्यू परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहिए प्यारे मित्र। छोटी छोटी चीज़ों को हम हमेशा कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि छोटी ही चीज़ें एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं प्यारे मित्र। तो हम चलेंगे प्यारे मित्र। जय हिंद, जय हिंद।